नारा है, वाल्मीकि आस्था, अंबेडकर रास्ता। इसके क्या मायने हैं? आप इसको कैसे जन-जन तक पहुँचाते हैं? जी, रावण साहब। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। और सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को चलाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक तकनीक है कि हम अपनी कौम जो पूरे विश्व में फैली हुई है, जब बड़ा मीडिया हमारी आवाज को या आवाज को दुरुस्त तरीके से आगे नहीं पहुंचा सकता, तो हमें खुद प्रयास करने चाहिए। और आप ये प्रयास कर रही हैं और पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ भी, उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा आपका आभार सवाल आपका। जी, सवाल आपका बहुत अहम सवाल है और इस सवाल को लेके बहुत पहले काम होना चाहिए था, मगर हम लोगों ने जब इसको समझा, तो हमने अपने स्तर से शुरू किया। भी बहुत सारी ऐसी सवाल खड़े किए गए थे, बहुत सारे ऐसी फिर से आप र्यूमर कहें या जानबूझकर साजिशें कहें कि वाल्मीकि और अंबेडकर दोनों नामों को एक दूसरे का विरोधी साबित करने की पूरी भरपूर कोशिश की गई। और ये कोशिश अगर ब्राह्मणवाद की तरफ से होती, मनुवादियों की तरफ से होती, तो मैं समझ सकता था और उसको उनकी उनकी हरकतों के अनुसार जो युगों से रही हैं, उसको छोड़ सकता था कि ये इनके जीन्स में है। मगर ये जो प्रयास हुआ या कुप्रयास कहूं मैं अगर, ये जो कुप्रयास हुआ वो दलितों में से हुआ और दलितों में भी बुद्धिजीवियों की तरफ से हुआ, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। शुरू-शुरू में बहुत सारे सवाल हमें विचलित किया करते थे और करते हैं विचलित कि जब आपके पास उसका ज्ञान ना हो, जब आपके पास पूरी नॉलेज ना हो, तो फिर आप लड़ झगड़ सकते हैं। तो मैंने इसका फिर रास्ता चुना भी बीच में असल में है क्या? सच में सवाल जायज़ है या सवाल किसी साजिश का हिस्सा है? तो जब हमने इसको देखा, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, उनका अपना लिटरेचर जो उन्होंने अब समय-समय पे स्पीचेस की, समय-समय पे जो उन्होंने किताबें लिखी और उनकी किताबें, उनके भाषण और उनका एक भाषण तो ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध है, जो हमारे हर घर में पढ़ा जाना चाहिए, जो उनको पढ़ने नहीं दिया गया। जो वो गए थे आर्य समाज के मंच पे जाना था उनको, और जिसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, जात पात का बीजनाश। वो भाषण बाबा साहब का हो या बाबा साहब अम्बेडकर की बाकी किताबें हो, उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हम पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी वाल्मीकि नाम का विरोध नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, वाल्मीकि नाम का समर्थन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आते हैं। एक किताब बाबा साहब अंबेडकर के साथ उनका साया बन के साथ रहे, नानक चंद रत्तू जी। नानक चंद रत्तू जी बाबा साहब अंबेडकर के सहायक नहीं कह सकते, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए थे। दिन रात उनकी सेवा में रहते थे, हर समय साथ जाते थे। और उन्होंने उस मीटिंग का जिक्र किया जब वो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए गए और बैठे थे उनके पीए के पास एमओ मुथई। मुथई भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, जिनकी किताबों के ऊपर बहुत पूरे विश्व में चर्चा होती है और भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। उनके पास बैठे उन्होंने चर्चा की और कहा, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो हिंदी भाषी पट्टी है, हिंदी भाषी पट्टी जो है, इसकी एक त्रासदी ये है कि इन्होंने वाल्मीकि को हटा के, देखिए उनका शब्द है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं कि उनके बड़ों ने वाल्मीकि को हटा के तुलसी को बिठा दिया।
और इसी कारण इनका विकास नहीं हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात, और इसको शायद इस पे शक भी कर सकते थे अगर केवल केवल और केवल नानक चंद रत्तू ने ये बात कही होती। हालांकि करने की गुंजाइश नहीं है। जो आदमी उनके जीवन का साया बन के रहा, जिसने अपना जीवन समर्पित किया, वो आदमी जब कोड करेगा तो वो उस आदमी का कोई लालच और स्वार्थ या कोई साजिश नहीं हो सकती। उसने कोड किया, और इसी बात को एमओ मुथई ने भी कोड किया अपनी किताब में। सेम उसी मुलाकात के दौरान कई बातों को उसने कोड किया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं कि जब तक आप वाल्मीकि पर नहीं आओगे, जब तक आप सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नहीं मानोगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का कोड किया हुआ है। मुझे फिर समझ में नहीं आया कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जब किताब लिखते हैं राम और कृष्ण की के उनके ऊपर, तो वो कौन सी किस ग्रंथ की स्टडी करते हैं? कहां से वो मनुवाद की, जो महामुनि शंभू की हत्या या और जो बातें हमारे खिलाफ रही हैं शुरू से, बाबा साहब अम्बेडकर कहां से कोट करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं वाल्मीकि रामायण से। और वाल्मीकि रामायण के बारे में मैं यहां कहना चाहता हूं, तमाम जो लोग सुन रहे हैं, वाल्मीकि रामायण के तीन प्रमाणिक संस्करण हैं, सिर्फ 3। आप जो रामायण देखते हो वो रामायण नहीं है। वो रामायण के नाम पे मजाक किया गया है, या रामायण के नाम पे राम की भक्ति को बढ़ाया गया है। वाल्मीकि परमात्मा के हाथ से जो उनकी लिखी किताबें हैं, उसका जो अंश मिलते हैं, जो शोधकर्ताओं ने इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला काम जी ग्रीसियो ने किया। जी ग्रीसियो ने किया, उसको आदिवासियों से, लोगों से जिन्होंने मूल जुबानी उसे याद किया था, उस वहां से इकट्ठा किया। तो 3 प्रमाणिक संस्करण है वाल्मीकि रामायण के, जिनको लेके अगर कोई विवाद हो जाए श्लोक को लेके, या किसी बच्चे ने पीएचडी करना हो, तो इन 3 को प्रमाणिक माना जाता है। तीनों को, एक जी ग्रीसियो का लिखा हुआ, एक डीएवी कॉलेज लाहौर से छपा हुआ, एक कुंभकोणम मद्रास का, और एक को बीच में और ऐड करते हैं गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बॉम्बे, आज गुजराती प्रिंटर्स के नाम से। ये 3 प्रमाणिक संस्करण हैं जिनमें से कोड किया जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि जो लोग सुन रहे हैं, इन्होंने इन तीनों संस्करणों को देखा भी नहीं होगा। इन तीनों संस्करणों को अगर देखते तो शायद उनको वाल्मीकि और अंबेडकर को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अलग किया, और अलग करके केवल वाल्मीकि नाम ने अलग किया। मैंने कई प्रोग्रामों में भी कहा है, मैं रावण मेला में गया जो कानपुर के पास कानपुर देहात में लगता है, मैं वहां भी गया, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैंने वहां भी कहा कि अगर रावण मेला लगाते हो और वाल्मीकि नाम का विरोध करते हो, तो मैंने सिंपल बात कही कि एक कागज पे वाल्मीकि शब्द लिख के उसके ऊपर क्रॉस काट दीजिए उसे। अगर आप काट दोगे तो फिर महात्मा रावण के बारे में भी आपके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा। कोई बात आपके पास ये कहने के लायक नहीं रहेगी कि वो एक महान योद्धा थे, या वो एक द्राविडियन योद्धा थे, या जिन्होंने आर्यों के साथ टक्कर ली। ये नहीं कह पाओगे अगर वाल्मीकि नाम को आप काट दोगे। और काट रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो हमने जब इसके ऊपर अपना अध्ययन किया, जब हमने देखा भी असल में ये बातें हो क्यों रही हैं, तो मैंने ये पाया कि ये बातें राजनीतिक कारणों से हो रही, राजनीतिक कारणों से। एक नारा हमें कांशीराम जी ने दिया था। मैंने उस नारे की जब स्टडी की, उसको बार बार जब हम बोलते हैं तो उसी पे मेरा ध्यान गया। उनका एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। असल में जो स्टडी हम करते हैं, मेरे पास एक चार्ट है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम है जो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। ये चार्ट 1935 में
उस वक्त की सरकार की तरफ से जारी किया गया था। ये 1935 में जारी हुआ क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 में हमें जो हिस्सेदारी, जिसको लोग आरक्षण कहते हैं, मैं उसको आरक्षण नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं हिस्सेदारी, जिन्होंने पाकिस्तान के रूप में हिस्सेदारी ली और बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट, विधानसभाओं और बाकी भी जितने भी राजनीतिक छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन हैं और उसके अलावा एजुकेशन और नौकरी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली, देश को एक रखते हुए, देश का अगला टुकड़ा नहीं होने देने की शर्त पे बाबा साहब अम्बेडकर ने हिस्सेदारी ली कि उस हिस्सेदारी का नाम आरक्षण है। और आरक्षण को इतना बुरा तरीके से पेश कर दिया गया। आज 5 स्टार होटलों में टेबलों पर रिजर्व लिखा होता है, तो उसका मतलब वो बुरी चीज थोड़ी है। वो एक आदमी ने अपना हिस्सा रिजर्व करा लिया। ट्रेन में टिकट बुक कराते, हम एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराते, उसको भी रिजर्वेशन कहा जाता है। तो वो एक हिस्सा था। तो मगर मैं यहाँ जो ये दिखा रहा हूं चार्ट आपको, ये इस आधार पे दिखा रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1932 की लड़ाई लड़ी तो 1935 में सरकार ने, इसमें जो येलो आपको नजर आ रहा है, येलो कलर, ये वो स्टेट है जहां आरक्षण 1935 में लागू किया। ये येलो स्टेट वो है इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त करवाया। और उसके अकॉर्डिंग 1937 का पहला इलेक्शन देश में होना था अंतरिम सरकार चुने जाने के लिए। अंतरिम, बहुत सारे युवा जुड़े हुए होंगे हमारे साथ जिनको शायद इस बात का इल्म ना हो कि 1947 यानी 1947 देश के आजाद होने से पहले भी इलेक्शन होते थे, अंतरिम सरकार बनती थी और नेहरू उसमें भी प्रधानमंत्री रहे हैं। ये यूथ के लिए मैं बता रहा हूं। तो 1937 का जो इलेक्शन होना था और उस वक्त पूरा जो पंजाब था, मैं पंजाब की मिसाल देकर बता रहा हूं, पंजाब जो था, जो आज का हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और जिसका आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, ये पूरा पंजाब था। और उस पंजाब की 8 सीटें रिजर्व हुई बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से। 8 सीटें पंजाब में रिजर्व घोषित की गई और उस वक्त एक प्रक्रिया होगी अचानक कि एक आध धर्म मंडल बन गया। आध धर्म मंडल बना वाल्मीकि और रविदासी और बाकी जो दलित कौमों को मिला के, मगर प्रमुख तौर पे वाल्मीकि कौम के लोग थे, बाबू फकीर चंद जी, लाला चुनीलाल थापर जी और रविदासी में से थे। ये मिलके बना मंगोराव मंगोवालिया थे उसमें रविदास समाज की तरफ से। एक आधर्म मंडल बन गया 1932 से पहले। अब वही प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। जब 8 सीटें रिजर्व होती हैं तो वो एनालिसिस करते हैं कि 8 सीटें रिजर्व कौन सी हुई हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज कह रहा हूं, इसके प्रमाण हैं। तो 8 में से 8 ही सीटें वो रिजर्व हो जाती हैं जिसमें वाल्मीकि समाज की संख्या भारी थी। तो एक डेपुटेशन तैयार होता है धर्म मंडल का, जिसमें प्रतिनिधि वाल्मीकि समाज के भी साथ जाते हैं और अंग्रेज सरकार से बात करते हैं। मगर दिक्कत क्या आती है कि बात जो प्रतिनिधि करते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं और हमारे प्रतिनिधि से समझ नहीं पाते। और दूसरे दिन सुबह जब अखबार छपता है, उर्दू के अखबारों में छप के आता है कि 8 में से 5 सीटें बदल दी गई। अब वो जो 8 सीटें रिजर्व हुई थी उनमें से 5 बदल के बना दी गई और वो 5 कौन सी हो गई जिसमें रविदासियों की संख्या ज्यादा है, जिसको लोग जाटव कहते हैं, पंजाब और हरियाणा में रविदासी कहते हैं। ये मैं उनका नाम ले रहा हूं। इसको पता चलते ही वाल्मीकि नेताओं ने विरोध किया। तो उन्होंने कहा जी कल आप मीटिंग में शामिल थे, आपके सामने हुआ है। असल में उनको पता नहीं चला कि हमारे सामने बात हुई क्या, रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या था। उसके बाद वाल्मीकि सभा ने अपने आप को अलग कर लिया। ये वहां से एक लड़ाई शुरू होती है और फिर उस लड़ाई को बड़ा साजिशन रूप ये दिया जाता है कि वाल्मीकि नाम के अंगेस्ट
वाल्मीकि नाम के अंगेष्टि एक पूरा मूवमेंट चलाई जाती है, जिसमें हमारे लोग भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं नाम लेते हुए। भगवान दास जी का रोल बहुत ही इसमें निम्न स्तर का रहा। वो लोग शामिल हुए, पता नहीं भ्रमित हुए, जितने वो पढ़े लिखे थे, अगर वो खुद खोज करते तो शायद अच्छे तथ्य वो सामने ला सकते। एक नया र्यूमर फैलाया गया उसी वक्त, 1931 की जनगणना में वाल्मीकि शब्द नहीं था, और ये वाल्मीकि शब्द तो कोई हमें पंडित अमित चंद शर्मा दे रहे हैं। ये र्यूमर फैलाया गया। उस वक्त से लेके हमारे आज तक के पढ़े लिखे जितने लोग हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, इससे पूरी तरह गुमराह हो गए, पूरी तरह। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सारे पढ़े लिखों को, 1931 नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं 1921 की जनगणना का वॉल्यूम 15, 1921 1921 की सेंसस का वॉल्यूम 15 और पार्ट 1, उसमें केवल पंजाब में 2,21,027 वाल्मीकि अंकित किए गए, उसमें गिने गए हैं। 1921 की बात कर रहा हूं मैं, और फिर उससे पीछे जा रहा हूं। 1911 में 13 लाख की आबादी, 13,65,835 पूरे देश में दिखाए गए हैं। हालांकि आंकड़े पूरे नहीं थे। क्यों नहीं थे उसका भी कारण रहा, मगर वॉल्यूम पहले बता रहा हूं। फिर 1901 का वॉल्यूम बता रहा हूं मैं आपको। 1901 के वॉल्यूम 17 पार्ट 1, उसमें केवल जलंधर और होशियारपुर, 2 जिलों की डिस्ट्रिक्ट वाइज जनगणना भी है। ये सारे आंकड़े मौजूद हैं और नेट पे हैं, आप सारे लोग निकाल सकते हैं, इसलिए मैं वॉल्यूम साथ साथ बोल रहा हूं। केवल जलंधर और होशियारपुर में बताया गया कि 16,000 से ज्यादा आबादी है वाल्मीकि समाज की। ये 1901 की बात करता हूं, 1901 की। इतनी जनसंख्या उस वक्त वहां घोषित की गई। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको मैं कहता हूं वंशदानी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान किया हमारे ऊपर, अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी पत्नी कुर्बान की, और खुद अपने आप को भी कुर्बान किया। मुझे उनका एक लेटर पता, जब उन्होंने लेटर लिखा नेहरू को, जब हिंदू कोड बिल पेश होना था, यानी बेटियों की, भारत की पूरी बेटियों की हिस्सेदारी तय होनी थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेटर लिखा था नेहरू को कि मेरे डॉक्टरों ने कहा है कि मैं पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, मगर मैं बेटियों के अधिकारों का बिल पेश किए बिना, बेटियों को, पूरे भारत की बेटियों को बिना अधिकार दिलाए हुए हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता। इसलिए इस बिल को आप जल्दी पेश करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे और वो बिल लोकसभा के डेस्क पे उन्हीं को रखना था, उन्हीं को रिप्रेजेंट करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को भी कुर्बान किया। मैं उस सन की बात कर रहा हूं जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, 1891। 1891 में भी वॉल्यूम 19 पार्ट 3, उसमें भी आप जाएंगे तब भी वाल्मीकि नाम आपको मिलेगा। वाल्मीकि नाम, दूसरा नाम नहीं मैं कह रहा हूं, 76 नाम से हमें बुलाया जाता है। मैं उन नामों को नहीं कह रहा हूं, भंगी, चूड़ा, मेतर, मजबी, धानक, हेला, डोम, उन नामों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये जो आंकड़े बोल रहा हूं, ये केवल और केवल जो वाल्मीकि नाम से अंकित हुए। और मैं तो देश की राजधानी की मिसाल दे सकता हूं। देश की राजधानी में भी वाल्मीकि शब्द हमारे शेड्यूल कास्ट की सूची में नहीं रहा। हमारा गृह मंत्री रहा, अब दिवंगत हो गए हैं, वो गृह मंत्री रहा देश का, मगर हमारे लिए ग्रहण रहा। उसके रहते भी चूड़ा शब्द नहीं हटा। वाल्मीकि कौम के लिए जो
कास्ट सर्टिफिकेट बनता था, चूड़ा शब्द नहीं हटा। और चूड़ा शब्द कब हटा, कब वाल्मीकि लिखा जाने लगा, जब मदन लाल खुराना की सरकार आई। उस सरकार ने प्रस्ताव पास करके गृह मंत्रालय को भेजा, नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से होना था। इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा दुख के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि ये और किसी विभाग की बात नहीं होती। जातियों को सूची में लेना, हटाना, नाम बदलना, ये नोटिफिकेशन होम एंड जस्टिस अफेयर से जारी होता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री बूटा सिंह थे, और आज के अमित शाह जितने सशक्त गृह मंत्री थे, मगर कौम के लिए कुछ नहीं थे, कौम के लिए कुछ नहीं थे। और यही लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर वास्तव में लड़ रहे थे कि हमें क्षेत्र, ये जो रिजर्व एरिया नहीं हमें चाहिए, हमें डबल वोट चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए चाहते थे कि हमारे बीच में आज के जो 131 पार्लियामेंटेरियन हैं, दलित और एसटी मिला के, उनकी तरह वो कठपुतलियों की तरह ना हो, वो हमारे तो वोट से चुने जाएं और हमारी आवाज बने। आज हमारी आवाज नहीं बन पा रहे, वही बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त लड़ाई लड़ी। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म की तिथि का हवाला देके कह रहा हूं, 1891 का वॉल्यूम भी निकालोगे सेंसस का, तो उसमें भी वाल्मीकि नाम की जनगणना के आंकड़े आपको मिले, मगर रूमर फैलाया गया। और हैरान हूं मैं बड़ा अफसोस होता है मुझे कि हमारे पढ़े लिखे, आज मेरे पास भी तो जो बच्चे हैं, हमारे साथी जो हैं, हमारे साथियों ने ये आंकड़े कलेक्ट किए, मुझे दिखाए कि यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है। मगर जो इतने पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिख दी, उन्होंने इन आंकड़ों को कभी छुआ ही नहीं, कभी इन आंकड़ों तक गए नहीं कि वाल्मीकि नाम मौजूद था। और एक इसकी बड़ी मिसाल दे रहा हूं कि गांधी कहां जाके रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ मूवमेंट बना रहे थे, तब बिरला मंदिर छोड़ के कौन से मंदिर में रहे थे? वो वाल्मीकि मंदिर में रहे थे। गांधी ने वाल्मीकि मंदिर बनाया नहीं, वाल्मीकि मंदिर पहले से था और गांधी उसमें जाके रहे, सिर्फ इसलिए। किस लिए? अब ये कांशी राम की बात का जवाब, किस लिए गांधी रहे, और उन सारे लोगों को जवाब जो वाल्मीकि कौम को अंबेडकर से अलग करते हैं, ये उन सबको जवाब। गांधी ने इसलिए वाल्मीकि मंदिर चुना, गांधी ने कबीर मंदिर नहीं चुना, गांधी ने रविदास मंदिर नहीं चुना, गांधी ने वाल्मीकि मंदिर क्यों चुना? आज भी चुनते हैं, आज भी दिल्ली का चुनाव सारी पार्टियां वाल्मीकि उसी अनंत से शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का शेड्यूल्ड कास्ट है, जिसको दलित कहें या अनुसूचित जाति कहें, उसमें जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो वाल्मीकि और उससे संबंधित 76 कास्ट जो हैं, मिलाएं, जिसमें महार भी है, जिसमें गुजरात का मांग और मतंग भी है, जिसमें हेला और डुमार भी है, जिसमें सुपच सुदर्शन भी है, उन सबको मिला दें, ये सारे सफाई के काम से जुड़े लोग हैं, उन सबको मिला दें तो ये सारे के सारे बाकी सबसे बड़ी गिनती में है। सारी जातियों को मिलाएं तो वो इनके आधे में भी नहीं आती, हाफ में भी नहीं आ रही। हाफ से ज्यादा संख्या हमारी है देश में, और ये आंकड़ा गांधी भी जानते थे, और ये आंकड़ा आज मोदी भी जानते हैं। मोदी भी जब अपना स्वच्छ अभियान शुरू करते हैं तो उसी वाल्मीकि अनंत को चुनते हैं। उनको पता कि सबसे बड़ा वोट ये है, मगर अफसोस ये कि ये इस वोट को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, इस वोट को सही से राजनीति सिखाई नहीं गई, ये एक्सप्लॉइट हुआ है हर बार। और वो जो जनसंख्या जिसकी और उतनी हिस्सेदारी, इसलिए वो चुना गया। तो आप कुछ बीच में कहना चाह रहे हैं? आपसे बीच में माफी चाहूंगी, आपके बीच में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और एक पहलू को जानूं। अभी 3 दिन से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि आप इस पे फेसबुक पे लाइव होंगे, और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे सिस्टम में लाइव शो कर रहा है और कहीं लाइव शो नहीं कर रहा, लगातार फोन आ रहा है मेरे पास। ये पता नहीं आपकी और मेरी चर्चा हुई है शायद, इसलिए कुछ किया गया है,
या आप इस विषय पे कोई बोल बात नहीं, इसलिए किया गया है, हम इसको बट यूट्यूब पे मैंने डाल रिकॉर्डिंग पे देंगे, लगा दिया। कोई चिंता नहीं। जी, मैंने रिकॉर्डिंग हाँ पे भी जी जी, लगा दिया। कुछ लोगों के, बहुत खासकर अच्छा किया आपने। बाप से की तरफ से मेरे पास कई विरोध आया। शायद किसी ने कुछ किया है अच्छा, जिससे हमारी तो ऑडियंस 10,000 से ऊपर जाती है देखने के लिए, लेकिन आज हम फेसबुक मेरे पे पास शो ही नहीं लिखा कर आ रहा। रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा, लगातार लिखा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो पता नहीं क्या सिस्टम में हो रहा है, लेकिन मेरे में लाइव चल रहा है और इसी सिस्टम में दिख रहा है। खैर एनीवे, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, हम आगे चर्चा कुछ जी बताएंगे। मैं जी बामसेफ की जिसमें बात कर रही थी, आपका जी एक पेपर है आदर्श संवाद, उसमें आपने एक जगह लिखा है वाल्मीकि मूल निवासी। ये जी उन तमाम दर्शकों का भी एक तरह से बात, जो लगातार मुझसे मेरे साथ कटाक्ष करके मैसेज कर रहे थे, उनका भी जवाब होगा। आप ये जी कैसे इसको वाल्मीकि मूल निवासी जो आदि संवाद में छपा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं जानना चाहूंगी। और उससे पहले जो जी आदर्श है, जिसके आप जी चीफ भी हैं, मैं जी तमाम दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि रावण साहब आदर्श के चीफ हैं। तो आप आदर्श का भी परिचय दीजिए, और इसमें साथ ही साथ वाल्मीकि मूल निवासी कैसे हुआ, क्योंकि ये बड़ा जी कंट्रोवर्शियल है कि जी बामसेफ जी भी अपने बिल्कुल। की दावेदारी करता है कि वो मूल निवासी है, हम लोग मूल निवासी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और आदर्श संवाद को जब मैंने देखा तो वो भी मूल निवासी, मूल वाल्मीकि मूल निवासी है। तो जी आदर्श जी का परिचय देते हुए आप थोड़ा सा इस विषय पर भी प्रकाश डालें। जी हम सच में, आपने जो अभी चिंता जाहिर की कि जो दर्शक देख नहीं पा रहे, इसको हम ये भी कहेंगे कि हम एक तरह से अघोषित इमरजेंसी में भी हैं, और एक तरह से और हम एक तरफ से घिरे हुए नहीं हैं, हम बहुत तरफ से घिरे हुए हैं। मगर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आदि धर्म समाज, जिसको शॉर्ट में आदर्श कहते हैं, ये तीन मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं। हमने देखा पहले, बहुत सारी हमने अपने जीवन का समय लगाया, पैदा भी इस कौम में हुए, अपनी माँ को भी, अपनी दादी को भी, और आसपास जितनी माएँ हमें नजर आती हैं, उन सबको दुखों में देखा, और बल्कि दुखों में नहीं, बहुत ज्यादा नरक में देखा है। मैंने अपनी दादी को एक सवाल किया था, जिस सवाल ने मुझे भी विचलित कर दिया। सवाल तो आसानी से कर लिया था मैंने, मगर विचलित कर दिया। वो सवाल मैंने दादी से किया था कि तुम जो इतने सारे चिरागों में तेल डालती हो, पीरों के, देवियों के, कोई 8 हाथ वाली देवी है, कोई सूअर खाने वाली देवी है, कोई बकरा खाने वाला पीर है, इतने तेल डालती हो, तो तुम्हें जीवन में परिवर्तन क्या आया? तुम एक गांव से चल के शहर में आई, क्या इसी को परिवर्तन मानती हो? तो मेरी दादी को जब मैंने ये कहा कि गांव से चल के शहर में आई, तो उस वक्त मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। एकदम मुझे नहीं पता था इस सवाल का जवाब क्या है और दादी ने क्या सोचा। मगर जब दादी ने कहा, आंसुओं का मैंने पूछा क्यों रो पड़े, तो मेरी दादी ने कहा कि गांव में तो फिर भी मैं सुखी थी, कि वहां तो मेरे पिता मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे, और घर में भी अगर कोई काम होता था तो गाय बकरी होती थी कि उसका केवल जो गोबर है वो हटा दिया कभी कभार। मगर शहर में आके तो मुझे आदमी की गंदगी अपने सिर पे उठानी पड़ी, आदमी की गंदगी। तो ये मेरे सामने था जो मुझे विचलित कर गया, कि मैंने सवाल कुछ और था, मैं बात कुछ और कर रहा था, उसका जवाब कुछ और आया। मगर जवाब वो भी था, भी ये तरस किसी देवी देवता को आया क्यों? सवाल वो भी था। तो वहां से हमने एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, 3 सूत्र बनाए अपने मूल मंत्र। एक, अंधविश्वास, हमें इसे खत्म करना है। हम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से प्रभावित कहें, या उनमें हमारी जो आस्था है, वो इसी कारण है कि वो सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। योग शिष्ट उनका सबसे बड़ा ग्रंथ था, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ, जिसमें वो कहते हैं कि तप, दान, तीर्थ, ना तप करने से, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से, वो करे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। समूह मानव को कह रहे हैं, वो कह रहे तुम्हारी मुक्ति केवल ज्ञान से होगी।
अब यही बात तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षित हो जाओ, तो विचारधारा जुड़ती है। तो हमने जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, दयावान और बाबा साहब को जोड़ा, वो भी यही कारण। मगर मैं फिर वापस आ रहा हूं कि हमने 3 मंत्र बनाए। पहला अंधविश्वास, इसको खत्म करना है। दूसरा नशाखोरी, अब तो ज्यादा बढ़ गए। जब हमने शुरुआत की थी तब इतने तरह के नशे नहीं थे देश में, तब केवल शराब और हुक्का बीड़ी जैसे नशे होते थे, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा नशा अफीम का होता था। 2 और तीसरा अनपढ़ता। इन 3 सूत्रों को हमने चुना। हमने इन 3 सूत्रों को चुन के आगे बढ़े कि हमने इन तीनों को खत्म करना, अंधविश्वास को, नशाखोरी को, अनपढ़ता को समाप्त करना है। और शिक्षा में मुझे बाधा भी यही लगी। शिक्षा में बाधा, जब वो कोई मुझे कहेगा कि आप फला जगह मत्था टेक दे, आपका सब कुछ हो जाएगा, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो दिमाग पे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो मैं तो आगे बढ़ने की सोचूंगा नहीं, क्योंकि सारे काम तो मत्था टेकने से, बकरा काटने से, सुअर काटने से हो जाएंगे। मैंने उस फुल स्टॉप को तोड़ा, लोगों के बीच में बैठ के बात की कि अगर करना होता तो जो हमें बड़ी बड़ी दुकानें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आती हैं, उन्होंने तो कभी बकरे और सुअर नहीं काटे, मगर उनकी बड़ी दुकानें बढ़ती जाती हैं। और हमने सबसे ज्यादा किया, यहां तक कि मैं यहां एक संदर्भ जोड़ दूं कि हरियाणा में जब भजन लाल गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने गुड़गांवा के देवी के मंदिर पे सुअर को काटना मना कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बकायदा बोर्ड लगाया गया, क्योंकि जो जीव प्रेमी थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो वहां बोर्ड लगाया गया कि कोई जीव हत्या नहीं करेगा, मंदिर में दूसरा प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। मैं शर्म के साथ कह रहा हूं ये बात कि सारी कौमें ये बात मान गई, मगर मेरी कौम के लोगों ने एक नया रास्ता चुन लिया। शिक्षा में बाधा है नशाखोरी। बाप शराब पी लेता है, बोतल के पैसे होते हैं, मगर बच्चे की फीस के पैसे नहीं होते। मैं तो माओ से भी कह रहा हूं आज कि माएं जो हैं हमारी, चाहे कैसी भी हैं, हमें पालने में सबसे बड़ा रोल माओ का है। पिताओं का योगदान कम है हमारे यहाँ। वो कोई परिवार है जहां पिता का योगदान है, माओ का योगदान हमारे यहाँ 100% रहता है। और वो माएं और क्या करती हैं, वो माएं और भी ये भी करती हैं कि वो माएं जब बेटी 10 साल की होती है, उसी वक्त उसके लिए जेवर बनाने शुरू कर देती है। 10 साल की बेटी के लिए कोई उससे पहले शुरू हो जाती है और लगातार 10 साल बनाती रहती है। और जिस दिन उसकी शादी होती है, फिर सारे जेवर निकाल के दे देती है, उससे पहले किसी को नहीं बताती। मैं अब उन माओं से भी बात करता हूं, जहां भी जाता हूं, चाहे किसी बस्ती में हूं, चाहे किसी गांव में हूं, मैं उन माओं से कहता हूं कि बताओ जेवर बनाए कि नहीं बनाए, झूठ मत बोलना। जेवर बनाए, और मैं मांगने नहीं आया हूं, उसमें मैं कोई आपसे हिस्सा नहीं लेने आया हूं, मगर जिस बेटी के लिए बनाए हैं उसको जेवर देने की बजाय इन जेवरों से उसे डिग्री दिला दो। क्यों क्यों मेरी कौम का ये सच है, मेरी कौम का ये कड़वा सच आज भी, कि जो हम अपनी बेटियों को जेवर देते हैं वो 2 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। सास ससुर ले लेते हैं, कुछ बेकार आदमी बेच के खा जाता है, फिर मायके वाले फिर दोबारा देते रहते हैं। और अगर डिग्री दे दे उसी पैसे से, +2 की हुई बेटी है, उसको हम ANM करा दें, नर्सिंग करवा दें, उसको आगे BA करा के उसको B.Ed करा दें, वो टीचर बन जाएगी, उसकी डिग्री कौन बेच खाएगा। और जो बेटी टीचर बन जाएगी वो तो माँ बाप के साथ भाइयों से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हो जाएगी। ये 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो तीसरा मुद्दा शिक्षा, उस पे हमने थोड़ा सा एक नया परिवर्तन किया है पिछले 15 सालों से, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। और पूरे देश में आपने तो पूरे दुनिया को घूमा है, और हमारे लिए ये बात गर्व की भी है कि आप हमें रिप्रेजेंट करती हैं। मगर पूरी दुनिया में ये ढांचा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और इंस्टीट्यूट वो सेमिनार करते हैं बच्चों के, मगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई धार्मिक संगठन
कहीं बच्चों का एजुकेशनल सेमिनार करते हुए पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। हमने उसकी शुरुआत की और उसमें एक चेंजिंग भी की। उसमें हमने एक चेंज किया कि आम तौर पे यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार होते हैं, मैं भी जाता हूं, मुझे भी बुलाया जाता है जब एज ए रिसोर्स पर्सन। तो क्या होता है, हम आधा घंटा बोले या 40 मिनट, ये हमारी मर्जी। 10-15 मिनट देंगे बच्चों को जवाब देने के लिए, और जवाब भी किस सवाल का देना या नहीं देना ये भी अपनी मर्जी पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक बंद लिफाफे में एक अमाउंट थमा देता है, वो लेके सारे तमाम लोग घरों को चले जाते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि बच्चों पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। हमारा सेमिनार बिल्कुल अलग है। हमारे सेमिनार सुबह हम स्टार्ट करते हैं 10-11 बजे, मौसम के हिसाब से टाइम चेंज कर लेते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से। पहले 3 घंटे बच्चे बोलेंगे हमारे सेमिनार में। बच्चे, एक एक 2-2 मिनट दिया जाता है बच्चों को, और कम से कम 40 से 50 बच्चों को समय दिया जाता है 3 घंटे में। और उनको कहा जाता है कि सब्जेक्ट तो हम रखते हैं, हर साल बनाते हैं, जैसे एक साल चलता रहा वाई एजुकेशन, फिर एजुकेशन का महत्व क्या है, या शिक्षा क्यों जरूरी है। ऐसे कई सब्जेक्ट हम बदलते रहते हैं। मगर बच्चों को हम जब मंच पे आते हैं तो उससे पहले कह देते हैं कि सब्जेक्ट का बोझ नहीं रखना दिमाग पे। हाँ, आप जो बोलोगे वो शिक्षा से जुड़ी हुई बात बोल दी। बच्चे आते हैं, बोलते हैं, और टीचर साहिबान को हम अपील कर देते हैं, उनका आने से पहले ही बता देते हैं कि आपको 3 घंटे पहले बच्चों को सुनना पड़ेगा। और मुझे आज तक का मुझे खुशी है, इस बात की तसल्ली है कि जितने लोग आए हैं हमारे यहाँ, उन्होंने इस बात को लेके हमारे साथ सहमति जाहिर की है। बल्कि एक तरह से हमें शुक्रिया भी दिया उन्होंने कि हमारे पास कह रहे पुरानी नॉलेज थी, हम एजुकेशन के ऊपर बोलने आए थे, जो हमने 20 साल पहले पढ़ा था उसको ध्यान में रख के हम बोलने आए थे। मगर जब आपके बच्चे यहाँ एजुकेशन पे बोलते हैं, प्रॉब्लम पे बोलते हैं, स्कूल में कॉलेज में उनको क्या क्या समस्या आती है, टीचर कैसा बिहेव करते हैं, उनके साथी कैसा बिहेव करते हैं, जब कास्ट पता चलती है, तो ये सारी बातें बच्चे वहां कहते हैं नई नई तरह की मिसालों के साथ। और यही नहीं कि बाहर वाले बुरा बिहेव करते हैं। एक बेटी की मैं मिसाल देना चाहता हूं। एक बेटी हमारे मंच पे आई जिसने कहा कि मेरी ताई रोज आती है हमारे घर में और मेरी माँ से कहती है कि लड़की का कद देख कितना बड़ा हो रहा है, और तू इसे रोज अकेले भेज देती किताबें दे के, अब बस कर, इसको पढ़ाने से बंद कर, इसकी शादी का सोच। हमने वहीं से पूछा मंच से बेटी से, भी तुम्हारी क्लास कौन सी है, कितनी बड़ी उम्र हो गई है। तो बेटी बता रही है अभी अभी तो मैं हाई स्कूल में पहुंची हूं, और ताई सलाह दे रही इसकी शादी कर। तो हमने पूछा बेटे तुम्हें कुछ समझ में आया भी ताई ऐसा क्यों कहती है। बिल्कुल इतना प्रॉपर, इतना अच्छा जवाब बच्चे का था। वो कही ताई का एक भी बच्चा पढ़ा नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि अब उसके बच्चे, उसके जो छोटी देवरानी है उसके बच्चे पढ़ जाएं, चाचा के बच्चे पढ़ जाएं, ताया के बच्चे पढ़े ना। ये हमारा सेमिनार का हमने तरीका। फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं, और टीचरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कर सकें तो बच्चों को अपना नंबर दीजिए। बच्चे हमें माध्यम ना बनाएं, बहुत समय लगे बच्चों को बात करने में, कोई समाधान खोजने में। टीचर अपना नंबर दे के जाएं ताकि बच्चों को कल को जरूरत पड़े तो टीचरों से सीधी बात कर सके जी। और हो नहीं है। और एक इसमें मैंने बात जोड़ दी खुशी की, पूरी कौम को ये बात कह रहा हूं। हमने जब इसकी शुरुआत की थी, पहले सेमिनार लुधियाना में हुआ, जम्मू में हुआ, ये आज से 10-12 साल पहले की बात कह रहा हूं। जब शुरुआत की थी तो तब टोटल टीचर गैर वाल्मीकिन आया करते थे हमारे मंच पे। मजबूरी थी हमारे पास उस तरह का नहीं था, सेटअप नहीं था। मगर धीरे 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 उन्हीं टीचरों से या सेमिनार से या उनके माँ बाप की मेहनत से
वो बच्चे आज इस लायक हो गए हैं कि अभी जो इस साल तो 2020 में 2020 में तो कोई ओपन सेमिनार नहीं हुआ, एक दिल्ली में 16 फरवरी का था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। हमने वेबिनार किए हैं, आपकी तरह इस चीज को इस्तेमाल किया है, मगर उससे पहले जितने भी हमारे सेमिनार हुए 2018 के, 17 के, 19 के, मैंने कई मंचों से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, कहा पूरे हॉल को कि आज जो डायस पे रिसोर्स पर्सन बैठे हैं उनमें टोटल के टोटल वाल्मीकि समाज के हैं। जो बच्चे कभी नीचे हॉल में बैठा करते थे आज वो ऊपर बैठे हैं। तो ये एक उपलब्धि आई, और उपलब्धि आने वाली है अभी 2-3 साल में ही, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर अंदर। केवल आदर्श परिवार अपने यहां से, केवल आदर्श परिवार, बाकी वाल्मीकि कौम का बहुत बड़ा दायरा है, हमसे भी अच्छे लोग हो सकते हैं, मगर जो आदर्श प्रयास कर रहा है, केवल आदर्श परिवार से ही आने वाले 5 सालों में 500 ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे हमारे पास। वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या पुलिस का डीएसपी हो, ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे। इतनी बड़ी तैयारी हम चला रहे हैं जो कि कभी हमारे पास नहीं थी, जिसको लेके मैं खुद लाजवाब था। एक बार मेरी एक सरकार के साथ थोड़ी सी बातचीत चली है उनके साथ, और मैंने उनको कहा भी आपकी किसी भी अच्छी कमेटी में हमारा आदमी नहीं लिया जाता, आपने हमारे लिए सफाई मजदूर योग बना दिया है, क्या हमारा बाकी योग में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? वहां भी होनी चाहिए। तो मुझे, मेरे साथ जो लोग थे वहीं बैठे बात हुई, उन्होंने कहा भी सफाई मजदूर आयोग छोड़ दो अगर जाति के नाम पे, तो फिर इसके आगे मानव अधिकार आयोग है, और मानव अधिकार आयोग के लिए या, और बैठे ये चर्चा हो रही थी प्लानिंग कमीशन में, वो कह रहे यार यही प्लानिंग कमीशन में आप अपना एक आदमी मेंबर बनवाना चाहते हैं तो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, और अच्छा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए जिसने यूनिवर्सिटियों में 10-15 साल पढ़ाया हो। 3 नाम ऐसे दे दीजिए, हम विचार कर लेंगे। मैं लाजवाब था उस तारीख में मैं लाजवाब था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय की बात कह रहा हूं, मैं लाजवाब था। मगर हम सिर्फ संकल्प पे थे कि केवल ये नहीं कि हम निराश होकर उठेंगे, हमें अगर किसी ने सवाल किया तो हम उसका समाधान खोजेंगे और आगे उसके ऊपर काम करेंगे, केवल नारा नहीं। आपने जैसे कहा, बहुत अच्छी बात कही, आपने पकड़ी आदर्श की आपकी न्यूज स्टडी की कि वाल्मीकि में आस्था, अंबेडकर का रास्ता। तो हमने केवल नारा भी नहीं दिया, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमने नारा नहीं दिया, हमने उसके ऊपर बकायदा एक एक बस्ती में जाके, एक एक गांव में जाके हमने काम शुरू किया। हमने पंजाब में तो बकायदा रथ यात्रा चलाई जो 60 दिन चली। हरियाणा में 1997 में जब हरियाणा में अलग आरक्षण लागू हुआ तो मेरे सामने सवाल आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मुझे मिलने के लिए आए, मैं करनाल में था, और उन्होंने कहा जी 4 यूनिवर्सिटी, उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, कह रहे 4 यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्ट में वाल्मीकि कौम के लिए, या एबी ब्लॉक जो कहते हैं हरियाणा में, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट में एबी को मान्यता दी है, बकायदा कॉलम है, मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलम उसके प्रोस्पेक्ट में नहीं है। और मैंने कहा फिर आप अपने एमएलओ से, अपने जो मंत्रियों से बात करो। वो कह रहे सबके पास गए हैं, वो एक एक बार दरवाजा खोलते, अगली बार दरवाजा नहीं खोलते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मंत्रियों को छोड़ो, फिर हमारे जैसे आम आदमी आपके साथ है। 31 जुलाई 1997 हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीसी के ऑफिस के बाहर धरना घोषित कर दिया कि 31 जुलाई 1997 को हमारा धरना होगा, और वीसी थे एमएल रंगा। इसी कारण, अगर आप समझ सके मेरे सारे साथी, एमएल रंगा के कारण नहीं था प्रोस्पेक्ट में एबी ब्लॉक। हम 31 तारीख को जब धरने पे पहुंचे, मेरे बहुत सारे साथी थे, हरियाणा के, सिरसा के, हिसार के, करनाल के, सब जगह के साथी हम इकट्ठा हुए, और जैसे ही पहुंचे धरना देने के लिए, बहुत सारी पुलिस का प्रबंध था, मगर अंदर से हमें कॉल आई कि बीसी साहब ने अंदर बुलाया। बैठने से पहले
और जब हम अंदर गए हैं, 4-5 लोग हम अंदर गए, हमारे साथ साथ पुलिस गई आगे पीछे, और पुलिस को देख के बीसी साहब अपने ऑफिस में कह रहे हैं, भाई पुलिस आपका क्या काम है, पुलिस वालों का, ये तो हमारे घर का मामला है, आप जाओ, वापस जाओ। तो मैंने कुर्सी पे बैठने से पहले कहा, चलते चलते ही, मैंने कहा रंगा जी, आप हमें बेवकूफ समझते हैं, आप वही हमें उजाड़ समझते हैं। यूनिवर्सिटी कंपाउंड में पुलिस आपके ऑर्डर के बिना आ नहीं सकती, और पूरी यूनिवर्सिटी में पुलिस लगी हुई है, और आप अपने ऑफिस के अंदर हमारे सामने नौटंकी कर रहे हैं। तो हंसना शुरू कर दिया, जैसे बेशर्मी में लोग हंसते हैं, और मुझे कहा नहीं कोई धरने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, आते ही आपको हम लेटर दे देंगे, हम जारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं तब तक हम धरने की रस्म कर लेते हैं, चलो रस्मी धरना ही सही। हम आके बाहर बैठ गए, 1 घंटे में लेटर आ गया। तो हमने लड़ाई लड़ी जमीन पे भी, और उसी दिन मेरे सामने एक नया सवाल ये आ गया कि हमारे पास, हमने आरक्षण तो अलग सीटें करवा ली, क्या यूनिवर्सिटी की सारी सीटें हम भर सकेंगे? ये जायज सवाल था, और इसका समाधान किसी से नहीं लेना था। हमने उसी वक्त हरियाणा की यात्रा शुरू कर दी। नाम हमने भी रथ यात्रा रखा, गाड़ी एक ही थी, गाड़ी एक ही थी, उसी की डिग्गी का दरवाजा हटाया, उसको रथ जैसा बनाया, उसी को लेके चल दिए। 34 दिन टोटल लगातार हरियाणा के शहर गांव हर कस्बे में हम घूमे, शायद आपके शहर में भी आए हो, सब जगह हम घूमे, और लोगों से एक ही बात की कि रोटी चाहे उसके ऊपर नमक रख के खा लो, पुराने कपड़ों में रहो, पुराने मकान में रहो, मगर बच्चे को पढ़ाओ।